पारंपरिक भारत के एग्रीकल्चरल इलाके में कोल्हू नाम की एक पुरानी मशीन होती है जो लकड़ी का एक बड़ा भारी ऑयल प्रेस होता है जिसे एक अकेला बैल चलाता है। उस जानवर को घंटों तक लगातार चलते रहने के लिए किसान उसकी आंखों पर चमड़े की पट्टियां बांध देता है। बैल अपने कंधों पर लकड़ी के भारी ढांचे का वजन महसूस करता है, बीच की बीम की आवाज सुनता है और अपने खुरों के नीचे की सख्त मिट्टी को महसूस करता है। घंटे दर घंटे वह पूरे डिसिप्लिन और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वह लंबी दूरियों की एक बहुत जरूरी यात्रा पर निकला है। लेकिन जब शाम को आंखों से पट्टियां हटाई जाती हैं तो बैल बिल्कुल उसी मिट्टी के टुकड़े पर खड़ा होता है जहां से उसने सुबह शुरुआत की थी। वह दसियों हजार कदम चल चुका होता है, अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी खर्च कर चुका होता है और मीलों की मेहनत कर चुका होता है, फिर भी वह एक इंच भी आगे ही बढ़ा होता है। इस बीच उसकी लगातार मेहनत से निकला हुआ गाढ़ा सुनहरा तेल पास ही बड़े बर्तनों में सलीके से इकट्ठा हो जाता है, गाड़ियों में लोड होने, शहर ले जाए जाने और किसी ऐसे इंसान द्वारा मोनेटाइज होने के लिए तैयार जो पूरा दिन सर्कल के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। यह पुराना मंजर सिर्फ रूरल इंडिया की याद नहीं है, यह मॉडर्न मिडिल क्लास के इकोनॉमिक एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट मेटाफर है। हम आलसी लोग नहीं हैं। इंडियन मिडिल क्लास शायद इंसानी इतिहास की सबसे डिसिप्लिन्ड, हार्डवर्किंग और रेजिलियंट वर्कफोर्स में से एक है। हम हफ्ते में 50, 60, 70 घंटे काम करते हैं। हम घुटते हुए ट्रैफिक में मुश्किल डेली कम्यूट झेलते हैं, नींद की कुर्बानी देते हैं, फैमिली डिनर स्किप करते हैं, टॉक्सिक वर्कप्लेस एनवायरनमेंट सहते हैं और करियर एक्सपेक्टेशंस के भारी बोझ तले दशकों बिता देते हैं। फिर भी 30 ईयर्स की लगातार भागदौड़ के बाद मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक डरावना ट्रुथ पता चलता है कि भले ही उन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में इमेंस इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट की, लेकिन वर्चुअली वो सारी वैल्यू रास्ते में ही ड्रेन ऑफ हो गई। उन्होंने अपनी यूथ, अपनी हेल्थ और अपना टाइम बर्न कर दिया सिर्फ उसी सेम फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी वाली जगह पर वापस खड़े होने के लिए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारी एवरीडे लाइफ के बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली काम कर रहे एक विशाल इनविजिबल मैकेनिज्म का रिजल्ट है, द साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर। सेक्शन ब्रेक, अ ट्यूसडे इन द लाइफ ऑफ अ वेल्थ जनरेटर। इस साइलेंट ट्रांसफर के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरीज से हटकर एक ऑर्डिनरी वर्किंग डे की एक्चुअल और ग्रैन्युलर रियलिटी को देखना होगा। चलिए राजेश को देखते हैं, जो सबर्बन बेंगलुरु के एक ब्राइट मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले 35 ईयर ओल्ड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। राजेश अपनी फैमिली के प्राइड हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरिट सीट हासिल की, अपने कैंपस इंटरव्यूज में अच्छा स्कोर किया और अब 1.5 लाख रुपीज की इम्प्रेसिव मंथली सैलरी अर्न करते हैं। उनके पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा सिखाए गए हर स्टैंडर्ड के हिसाब से राजेश ने सक्सेस अचीव कर ली है। फिर भी अगर हम एक ऑर्डिनरी ट्यूसडे को राजेश की लाइफ से पैसे के मूवमेंट को ट्रेस करें तो एक बिल्कुल अलग पिक्चर सामने आती है। 6:15 AM द डे टोल। राजेश अपने स्मार्टफोन की चाइम से जागते हैं। ये कोई अलार्म नहीं है बल्कि एक बैंक SMS नोटिफिकेशन है। अलर्ट, आपकी 52,400 रुपीज की होम लोन EMI अकाउंट XX4091 से ऑटो डेबिट हो गई है। 3 ईयर्स अगो राजेश ने 85 लाख रुपीज में एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदा था जिसके लिए उन्होंने 20 ईयर टेन्योर पर 8.5% के इंटरेस्ट रेट से 70 लाख रुपीज का होम लोन लिया था। ऑन पेपर राजेश मानते हैं कि वह अपना खुद का घर खरीद रहे हैं। जो बात उन्हें ब्लैकबोर्ड पर कभी नहीं दिखाई गई वह है बैंक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स की स्ट्रक्चरल रियलिटी। क्योंकि वह अपने लोन के शुरुआती सालों में हैं, आज सुबह उनके अकाउंट से डेबिट हुए 52,400 रुपीस में से लगभग 49,500 रुपीस सीधे बैंक के इनकम स्टेटमेंट में प्योर इंटरेस्ट अर्निंग्स के रूप में चले जाते हैं। बमुश्किल 2,900 रुपीस ही उनके एक्चुअल प्रिंसिपल डेब्ट को कम करने में जाते हैं। इससे पहले कि राजेश ने अपने दांत भी ब्रश किए हों या सुबह की अपनी कप फिल्टर कॉफी भी पी हो, उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट को नॉरिश करने के लिए अपने महीने का लगभग आधा हिस्सा काम कर दिया है। वह घर के मालिक नहीं है, बैंक अगले 2 डेकेड्स के लिए उनकी लेबर का मालिक है। 8 AM द सोवरन स्कीम। राजेश अपनी मिड साइज्ड सेडान को ऑफिस ले जाने के लिए बाहर निकलते हैं। फ्यूल गेज लो है, इसलिए वह एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं और अटेंडेंट से 4,000 रुपीस का टैंक फुल करने को कहते हैं। जैसे ही पंप डिस्पेंसर पर डिजिटल नंबर्स तेजी से घूमते हैं, राजेश अपना क्रेडिट कार्ड टैप करते हैं। जो बात वह रियलाइज नहीं करते वह यह है कि फ्यूल के लिए उनके द्वारा पे किए गए हर
100 रुपीस में से लगभग 45 to 50 रुपीस ऑयल कंपनी या क्रूड इंपोर्टर को नहीं जाते हैं। ये एक्साइज ड्यूटीज, वैल्यू एडेड टैक्स वैट और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेसेस के फॉर्म में सीधे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। इससे पहले कि उनकी कार हाईवे टोल गेट को क्रॉस भी करे, जहां एक और ऑटोमेटेड RFID टैग इंस्टेंटली यूसेज फी डिडक्ट कर लेता है, राजेश ने अपनी खुद की व्हीकल को उस जॉब पर ड्राइव करने के प्रिविलेज के लिए एक हैवी टैक्स पे कर दिया है, जहां उनके द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम पर फिर से टैक्स लगाया जाएगा। 115 PM द मिडलमैन्स फी। टेक पार्क में अपने लंच ब्रेक के दौरान राजेश अपने फोन पर एक फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू हेल्दी मील ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट के फिजिकल मेनू बोर्ड पर मील की कॉस्ट 350 रुपीस है, लेकिन जब तक यह उनकी डेस्क तक पहुंचता है, ऐप एक पैकेजिंग चार्ज, एक डिलीवरी फी, एक प्लेटफॉर्म फी और GST एडर कर चुका होता है। फाइनल बिल 480 रुपीस आता है। इस बीच खाना बनाने वाले रेस्तरां मालिक को प्लेटफॉर्म का कमीशन देने के बाद मुश्किल से 660 रुपीस मिलते हैं और दोपहर की गर्मी में गाड़ी चलाने वाले डिलीवरी वर्कर को डिलीवरी चार्ज का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। प्रोडक्ट के क्रिएटर और एंड कंज्यूमर के बीच का बड़ा गैप एक डिजिटल इंटरमीडिएटरी शांति से कैप्चर कर लेता है, जो एक ऐसा कॉरपोरेट इंजन है जिसे लाखों उन टाइम स्टार्व्ड प्रोफेशनल्स से बड़े पैमाने पर माइक्रो ट्रांजैक्शन हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो काम में इतने बिजी हैं कि खुद खाना भी नहीं बना सकते। 4:30 PM द वेल्थ इरोजन कॉन्ट्रैक्ट। दोपहर की एक प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में बैठे हुए राजेश को घर से अपने परिवार के पारंपरिक इंश्योरेंस एजेंट का रिमाइंडर कॉल आता है। एक पारंपरिक एंडोमेंट पॉलिसी पर 1 लाख रुपीज का प्रीमियम पेमेंट ड्यू है, जिसे उसके पिता ने पहली जॉब मिलने पर खरीदने के लिए उसे मनाया था। एजेंट की आवाज बहुत गर्मजोशी भरी और भरोसा देने वाली है। राजेश जी, चिंता मत कीजिए, यह पॉलिसी आपको लाइफ कवरेज प्लस हर साल गारंटीड बोनस देती है। यह पूरी तरह से सेफ है। एजेंट जो बात नहीं समझाता वह यह है कि यह पॉलिसी लगभग 4.5% से 5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देती है। इस बीच मिडिल क्लास लाइफ की रियल इन्फ्लेशन रेट, जिसमें हर साल 12% की दर से बढ़ रहे हेल्थ केयर कॉस्ट और 10% की दर से बढ़ रही प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस शामिल है, उसकी परचेसिंग पावर को चुपचाप निगल रही है। इंश्योरेंस कंपनी राजेश के 1 लाख रुपीज लेती है, उसे हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी मार्केट्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करती है, जो 11% से 14% का रिटर्न देते हैं। राजेश को उसका मामूली 5% बोनस देती है। अपने कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स के लिए बड़ा स्प्रेड रख लेती है और इस प्रिविलेज के लिए राजेश से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फीस भी चार्ज करती है। राजेश को लगता है कि वह अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। हकीकत में वह रियल परचेसिंग पावर में गारंटीड लॉस एक्सेप्ट करते हुए एक $multi-billion इंस्टीट्यूट को अल्ट्रा चीप कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। 8:30 PM इन्फ्लेशन इल्यूजन। राजेश मीटिंग्स और कोडिंग रिव्यूज के एक लंबे दिन के बाद थका हारा घर पहुंचता है। सोने से पहले वह अपना बैलेंस चेक करने के लिए अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलता है। उसे एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखता है, आपके सेविंग्स अकाउंट में 185 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। उसे एक शांत थोड़ी देर की सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। उसका पैसा बैंक में सेफ है और हर साल 3% कमा रहा है। वह यह कैलकुलेट करने के लिए नहीं रुकता कि भले ही उसके सेविंग्स अकाउंट ने उसे साल भर में 3% दिया, लेकिन जो सब्जियां उसने सुपरमार्केट से खरीदी थीं, उनके दाम 11% बढ़ गए। उसके बच्चे की स्कूल फीस 10% बढ़ गई और उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 15% बढ़ गया। नॉमिनल टर्म्स में उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया। रियल फंक्शनल टर्म्स में, जिसे इस बात से मापा जाता है कि वह पैसा असल दुनिया में वास्तव में क्या खरीद सकता है, राजेश सोते समय और गरीब हो गया। सेक्शन ब्रेक। द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ वेल्थ एक्सट्रैक्शन। जब आप राजेश के दिन को देखते हैं तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आने लगता है। राजेश ने अपना पैसा जेबकतरों, फ्रॉड, स्कैम या खराब इन्वेस्टमेंट्स में नहीं गंवाया। उसने इसे किसी कैसीनो में, जुए में नहीं उड़ाया और नहीं स्पेक्युलेटिव स्टॉक ट्रेडिंग में गंवाया। उसके द्वारा किया गया हर एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से लीगल, कल्चरली अप्रूव्ड, सोशली एनकरेज्ड और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बुजुर्गों और मेनस्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस द्वारा रिकमेंडेड था। फिर भी उसके दिन के हर एक टच पॉइंट पर उसकी लाइफ एनर्जी का एक हिस्सा सिस्टमैटिकली कम किया जा रहा था। आपका डेली लेबर लोन अमोर्टाइजेशन की तरफ ले जाता है। लोन अमोर्टाइजेशन बैंक बैलेंस शीट्स की तरफ ले जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन ट्रेजरीज की तरफ ले जाता है। प्लेटफॉर्म फ्रिक्शन कॉर्पोरेट एग्रीगेटर्स की तरफ ले जाता है।
लो यील्ड पॉलिसीज इंश्योरेंस कांग्लोमरेट्स की तरफ ले जाती हैं और नेगेटिव रियल यील्ड्स इंस्टीट्यूशनल कैपिटल की तरफ ले जाते हैं। ये साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर है। ये कोई हिंसक डकैती नहीं है। ये एक इकोनॉमिक फ्रिक्शन सिस्टम है जिसे पैसे के लिए काम करने वालों से लगातार वेल्थ निकालने और इसे कैपिटल के मालिकों को स्मूथली ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक विशाल मॉडर्न कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचें। बेल्ट के एक छोर पर करोड़ों मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स खड़े हैं जो अपना समय इंटेलेक्ट, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल एनर्जी लगा रहे हैं। दूसरे छोर पर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, रियल एस्टेट कांग्लोमरेट्स, इंश्योरेंस जायंट्स, कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म्स और सरकारें फाइनेंशियल यील्ड समेटने के लिए बड़े बड़े नेट फैलाए खड़ी हैं। मिडिल क्लास वर्कर को मंथली पैचेक के फॉर्म में बस इतना ही कैपिटल वापस मिलता है जिससे वे अपने अपने इमीडिएट बिल पे कर सकें, अपनी बेसिक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें, अपने डेट्स चुका सकें और मंडे मॉर्निंग को वापस ऑफिस रिपोर्ट कर सकें। लेकिन स्ट्रक्चरल सरप्लस यानी उस लेबर से क्रिएट हुई एक्चुअल लॉन्ग टर्म वेल्थ धीरे धीरे करके निकाल ली जाती है। सेक्शन ब्रेक। द बेबीलोनियन मिरर एन एंशियंट पैटर्न रिवील्ड। यह मानना आसान है कि यह डायनामिक एक अनोखा मोखा मॉडर्न फिनोमेनन है जो 21st सेंचुरी डिजिटल कैपिटलिज्म, क्रेडिट कार्ड्स और स्मार्टफोन एल्गोरिदम्स का प्रोडक्ट है। लेकिन हिस्ट्री एक बिल्कुल अलग स्टोरी बताती है। साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर का बेसिक आर्किटेक्चर उतना ही पुराना है जितनी खुद सिविलाइजेशन। जॉर्ज एस क्लासन के क्लासिक फाइनेंशियल ट्रीटीज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहां एंशियंट मेसोपोटामिया के दो हार्ड वर्किंग मैन, चैरियट बिल्डर बंसार और म्यूजिशियन कोब्बी, बेबीलोन की ग्लोरियस सिटी को देखती हुई एक दीवार पर बैठे हैं। बेबीलोन एंशियंट वर्ल्ड की सबसे वेल्दीएस्ट सिटी थी। इसके ग्रैंड पैलेसेस डेजर्ट सन के नीचे चमकते थे, इसके हैंगिंग गार्डन्स इंजीनियरिंग का अजूबा थे और इसके मार्केट्स गोल्ड, सिल्क और स्पाइसेस से भरे रहते थे। फिर भी बंसार और कोब्बी दशकों तक अपने काम में पूरी लगन से मेहनत करने के बावजूद खाली जेब बैठे थे। कोब्बी बंसार की तरफ मुड़ता है और वही डायलेमा उठाता है जो आज के मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास को परेशान करता है। हमने अपनी शुरुआती यूथ से लेकर अब तक काम किया है, हम अपने क्राफ्ट्स के प्रति फेथफुल रहे हैं, फिर भी हमारी इतने सालों की मेहनत दिखाने के लिए हमारे पास कोई गोल्ड नहीं है। हम एक दिन से दूसरे दिन तक किसी तरह जीते हैं, अपनी फैमिलीज को खिलाने के लिए मुश्किल से अनाज जुटा पाते हैं। ऐसा क्यों है कि बाउंडलेस वेल्थ की इस सिटी में हम जो चैरियट्स बनाते हैं और म्यूजिक बजाते हैं हमेशा गरीब रहते हैं, जबकि आदमियों का एक छोटा सा ग्रुप कभी भारी हथौड़ा छुए बिना या लकड़ी का बीम उठाए बिना एंडलेसली अमीर होता जाता है? आंसर ढूंढने के लिए वे बेबीलोन के सबसे वेल्दीएस्ट मैन अरकाड के पास जाते हैं। अरकाड अपने बचपन के पुराने दोस्तों को देखता है और एक ऐसी ट्रुथ डिलीवर करता है जो 4000 ईयर्स से गूंज रही है। अगर आपने हमारे युवा होने के दिनों से लेकर अब तक सिर्फ गुजारे से ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है तो इसकी वजह यह है कि या तो आप वेल्थ बिल्डिंग को गवर्न करने वाले रूल्स सीखना भूल गए या फिर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया। हमारा सिटी गोल्ड से भरा पड़ा है, लेकिन गोल्ड उन लोगों के हाथों से लगातार दूर बह जाता है जो इसे रिटेन करना नहीं जानते। एंशियंट बेबीलोन में सिटी की इमेंस वेल्थ को थाउजेंड्स ऑफ ब्रिकलेयर्स, स्टोन मैसन्स, कनाल डिगर्स और सोल्जर्स ने बनाया था। किंग उन्हें सिल्वर और ग्रेन में वेजेस पे करते थे, लेकिन क्योंकि वे वर्कर्स कैपिटल के लॉस नहीं समझते थे, उनकी वेजेस लगभग तुरंत ही उनके हाथों से निकलकर सिटी के मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स और लैंड ऑनर्स की पॉकेट्स में चली जाती थीं। वर्कर्स ने बेबीलोन की वॉल्स बनाई, लेकिन सिटी में उनका कुछ भी नहीं था। वे इकोनॉमी के इंजन थे, लेकिन कभी उसके बेनिफिशियरीज नहीं बने। क्ले टेबलेट्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स के एरा से लेकर अब तक एक्सट्रैक्शन के टूल्स ड्रामेटिकली इवॉल्व हुए हैं। आज सिटी गेट्स पर कलेक्ट होने वाले रॉयल टैक्सेस की जगह हमारे पास ऑटोमेटेड हाईवे टोल्स, फ्यूल सेसेस और जीएसटी हैं। एंशियंट ग्रेन लेंडर्स की जगह हमारे पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कर्व्स वाले 30-ईयर होम लोन्स हैं। सिटी मर्चेंट्स की जगह हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर ट्रांजैक्शन पर परसेंटेज कमीशन लेते हैं। मीडियम बदल गया है, लेकिन इकोनॉमिक कैप्चर का अंडरलाइंग लॉ पूरी तरह अनचेंज्ड है। लेबर वैल्यू क्रिएट करती है, लेकिन कैपिटल उसे कैप्चर कर लेती है। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल टूल वाई लैक ऑफ एजुकेशन कीप्स द मशीन टर्निंग। अब हमें इस इकोनॉमिक रियलिटी को उस लेसन से कनेक्ट करना होगा जो हमने प्रीवियस सेक्शन में अनकवर किया था। मिडिल क्लास दिन ब दिन, साल दर साल बिना किसी प्रोटेस्ट के इस साइलेंट ट्रांसफर को क्यों होने देती है? आंसर सिंपल है, आप उस एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म से नहीं लड़ सकते जिसे न देखने के लिए आपको कंडीशन किया गया है। याद कीजिए कि हमारे स्कूलों ने हमें कैसे एजुकेट किया था। हमें स्पेशलाइज्ड टास्क्स परफॉर्म करने के लिए बहुत बारीकी से ट्रेन किया गया था, जैसे कि कोड कैसे लिखें, सर्किट बोर्ड्स कैसे डिजाइन करें
कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स कैसे ऑडिट करें, बीमारियां कैसे डायग्नोस करें या लीगल नोटिसेस कैसे ड्राफ्ट करें। हमें इकोनॉमिक मशीन के लिए बहुत ही एफिशिएंट और हाई वैल्यू कंपोनेंट्स में बदल दिया गया था, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं सिखाया गया कि कैपिटल कैसे फ्लो होता है, क्रेडिट मार्केट्स किस तरह इंटरेस्ट वसूलते हैं, इन्फ्लेशन हमारी सेविंग्स पर एक बिना कानून वाले टैक्स की तरह कैसे काम करता है, या एसेट ओनरशिप इनकम जनरेशन से किस तरह अलग होती है। एजुकेशनल सिस्टम ने बड़ी पिक्चर देखने की हमारी क्षमता को छीन लिया और उसकी जगह चमड़े की पट्टियां लगा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्हू के बैल की आंखों पर बांधी जाती हैं। द एजुकेशनल असेंबली लाइन यह सिखाती है हाई वैल्यू लेबर स्किल, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज और वर्कप्लेस ओबीडियंस। यह इग्नोर करती है कैपिटल फ्लो मैकेनिक्स, अमोर्टाइजेशन कर्व्स, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट और एसेट वर्सेस लाइबिलिटी। इसका रिजल्ट होता है द ब्लाइंड ऑफ ओल्ड, यानी हर्निंग कैपेबिलिटी प्लस टोटल फाइनेंशियल इग्नोरेंस। यह ले जाती है द साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर की तरफ, लेबर एंडलेसली चलती रहती है और यील्ड कैपिटल की तरफ फ्लो करती है। इन्हीं पट्टियों की वजह से जब कोई यंग प्रोफेशनल महीने की 1 तारीख को अपनी सैलरी क्रेडिट का एसएमएस देखता है तो उसे सक्सेस का एक एहसास होता है। वह अपनी बढ़ती इनकम को देखता है और मानता है कि वह लाइफ में आगे बढ़ रहा है। वह ईएमआई पर एक बड़ी कार खरीदता है, बड़े रेंटेड या मॉर्गेज्ड अपार्टमेंट में अपग्रेड करता है, लाइफस्टाइल सब्सक्रिप्शंस पर ज्यादा खर्च करता है और अपनी बढ़ती परचेजिंग पावर पर गर्व महसूस करता है। वे यही नहीं देख पाते कि उनकी नेट वर्थ नाम मात्र भी नहीं बढ़ रही है। वे ये नहीं समझते कि उनका डेट टू इनकम रेशियो उन्हें दशकों की जबरन मजदूरी में बांध रहा है। वे ये कैलकुलेट नहीं करते कि टैक्सेस, इंटरेस्ट पेमेंट्स और रियल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद उनकी नेट फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से फ्लैट है। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी सिर्फ नॉलेज का कोई गैप नहीं है, बल्कि यह वह बुनियादी टूल है जो पूरे एक्सट्रैक्शन सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलने में मदद करता है। अगर लाखों वर्किंग प्रोफेशनल्स अचानक ये समझ जाएं कि उनकी लाइफ एनर्जी का कितना बड़ा हिस्सा हाई कॉस्टेड वेल्थ को खत्म करने वाले ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, नेगेटिव रियल यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और हिडन सिस्टमिक फीस में बर्बाद हो रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को तुरंत विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोग अलग तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स बदलेंगे, प्रेडेटरी क्रेडिट को रिजेक्ट करेंगे और अपने कैपिटल को प्रोडक्टिव और इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में शिफ्ट करेंगे। सिस्टम हमारी साइलेंस पर डिपेंड करता है और हमारी साइलेंस हमारी ध्यान से बनाई गई इग्नोरेंस से गारंटीड होती है। सेक्शन ब्रेक ये ब्रोकन नहीं है, इसे इंजीनियर किया गया है। जब हम फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो सबसे कंफर्टिंग मिथ जो हम खुद से कहते हैं वह यह है कि इकोनॉमी खराब स्टेट में है, या मार्केट ब्रोकन है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज फेल हो रही हैं। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स टेम्परेरी ग्लिच, इकोनॉमिक डाउनटर्न या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम्पिटेंस का रिजल्ट हैं। हम खुद से कहते हैं कि एक बार जब इकोनॉमी रिकवर हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे, या जब हमें अगला जॉब प्रमोशन मिल जाएगा तो फाइनेंशियल प्रेशर फाइनली कम हो जाएगा। अब इस कंफर्टिंग इल्यूजन को छोड़ने का टाइम आ गया है। सिस्टम ब्रोकन नहीं है, यह बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसा इसे परफॉर्म करने के लिए इंजीनियर किया गया था। इसे आपको इकोनॉमिक प्रेस पर कंटिन्यूअसली काम करवाते रहने, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स के लिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट करने, स्टेट ट्रेजरीज को कंसिस्टेंट टैक्सेस पे करने, बैंकों को लो कॉस्ट डिपॉजिट्स प्रोवाइड करने, इंश्योरेंस फर्म्स को मैसिव प्रीमियम्स पे करने और हाई मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू गुड्स कंज्यूम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे आपको बस इतना प्रोस्पेरस रखने के लिए डिजाइन किया गया था कि आप एक कंप्लायंट कंज्यूमर बने रहें, लेकिन कभी भी इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट न हों कि इस व्हील से बाहर निकल सकें। एक बार जब आप इस ट्रुथ को क्लियरली देख लेते हैं तो मनी को लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप अपने डेली के फाइनेंशियल स्ट्रगल को पर्सनल फेलियर या बैड लक का दौर मानना बंद कर देते हैं। आप इसे उसके लिए देखना शुरू करते हैं जो यह सच में है, एक ऐसा अनइक्वल गेम जो एक ऐसे फील्ड पर खेला जा रहा है जहां रूल्स इंस्टीट्यूशंस द्वारा इंस्टीट्यूशंस के लिए ही लिखे गए थे। आपको एहसास होता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करना, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेना या अपनी अगली सैलरी हाइक का वेट करना इस साइकिल को कभी नहीं तोड़ेगा। अगर आप अपनी कैपिटल को मैनेज करने के तरीके को बदले बिना सिर्फ अपना लेबर इनपुट बढ़ाते हैं तो मशीन आपकी हायर अर्निंग्स से मैच करने के लिए अपने एक्सट्रैक्शन को स्केल अप कर देगी। आप बस एक थोड़े बड़े व्हील पर तेजी से दौड़ने वाले बैल बनकर रह जाएंगे। व्हील से एस्केप करने के लिए आपको अपनी जॉब पर और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको पर्दा पीछे हटाना होगा,
मशीन के एग्जैक्ट मैकेनिक्स को समझना होगा और ये जानना होगा कि कंट्रोल्स पर कौन बैठा है। ये बात हमें डायनेमिक के कोर पर लाती है। 1.4 द गवर्नमेंट, द बैंक्स और आप, अंडरस्टैंडिंग हु बेनिफिट्स।